एस के चौधरी सर, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है उसके ऊपर तो हम आएंगे, और उसके बाद उनसे आपको क्या सीख लेनी है, आपके क्या सवाल होने चाहिए, उस पर भी आते हैं। उससे ज़्यादा पहले हमारा सर से मिलना कुछ महीने पहले हुआ था। आई थिंक सर सितंबर के आसपास शायद। तो तब से सर से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन रहा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो सर की मेरे को जिसने प्रभावित मुझे, प्रशांत को, हम दोनों रिकॉर्ड योगी को चलाते हैं, उसने वो किया। नॉट सर ने क्या अपने लिए अपनी टीम, एक बहुत बड़ी टीम बनाई, बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अभी भी सर बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बड़ी सरल भाषा में बात करते हैं, साफ अक्षरों में बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो वो चीज़, क्योंकि दुनिया में बड़ा करने वाले, बड़े बिजनेस बनाने वाले, बड़ी पोजीशन पे बहुत सारे लोग होते हैं। आप भी अच्छा करते जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते जाएंगे, बट उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। तो सर के साथ मेरे को जितना टाइम सुनने का मिला, थोड़ा बिताया सर से, मैंने सुना काफ़ी सारी चीज़ों को। तो एक चीज़ हमेशा स्टैंड आउट करती है, वो है सर की सिंप्लिसिटी। और क्विकली सर, बहुत छोटे से मैं सम अप करता हूँ, एंड देन आई विल इनवाइट यू, कि सर की शुरुआत बचपन एक रत्तेवाल गांव है शहीद भगत सिंह नगर में, जहाँ सर मेरे को अभी पिछले मंथ साथ ही लेकर गए थे। मैंने सर का गांव भी देखा, गांव के पास जहाँ पर पुराना उनका घर था वो देखा। वहां से शुरू करके उन्होंने अपने एक बड़े लंबे, करीब 40 से 50 साल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 साल के करियर में करीब करीब सर ने वहां से शुरू करके पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरियों में काम करने के बाद एक कंपनी ओपन करी। उस कंपनी को शुरुआती एकदम जीरो से स्टार्ट किया। किसी तरह की कोई बैकग्राउंड नहीं थी परिवार की, या किसी तरह का कोई और सर पे हाथ नहीं था। ऐसा कोई इनहेरिट नहीं कर रहे थे किसी और का बिजनेस, खुद से बनाया अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। और आज इतना बड़ा बिजनेस बनाया है कि कई सारे देशों में, मैं वो सर से ज्यादा बेहतर जानना चाहूंगा। देखिए, दो ही बातें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा। मैं अगर अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करूँ तो एक एक कोट में सारा कुछ आ जाएगा। मुझ में किस्मत में बस यही जंग रही, मुझ में और मेरी किस्मत में बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग रहा, वो मेरे हौसलों से दंग रही। तो किस्मत ने जो शौक पॉसिबल थे वो सब दिए, पर मैंने हौसला नहीं छोड़ा। इसके लिए किस्मत भी दंग रही। एक्चुअली जैसे आप सब लोग छोटे छोटे गांव से भी आ रहे होंगे, तो मैं एक छोटे से गांव से आया। तो प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। 5 क्लासेस थी, 2 ही कमरे थे, और 3 क्लासें पेड़ के नीचे लगती थी। बारिश होता थी तो छुट्टी हो जाती थी। तो वहीं से धीरे धीरे पढ़ा। मैं गांव में, मतलब सबसे गरीब फैमिली से था ऐसा नहीं था, लेकिन किसी भी कंटेक्स्ट में लगाऊंगा तो गरीब जरूर था, लेकिन गांव में सबसे गरीब नहीं था। मेरे फादर सर्विस करते थे, बाहर रहते थे, गांव में सारा परिवार रहता था, तो उसको पाल रहे थे। प्रिविलेज भी कोई नहीं था, लेकिन पढ़ने का मौका मिला। एमएससी की मैंने, ये मेरी एमएससी की ही फोटो है। पढ़ने में ठीक था, अच्छा था, बहुत मेहनती कहूँ ऐसा नहीं था, लेकिन फेयरली गुड जरूर था, और फेयरली गुड इंटेलिजेंट भी था। और कॉन्फिडेंस मेरे को लेवल बहुत हाई था, क्योंकि हम उन बच्चों को compete कर रहे थे जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ के आ रहे थे। हमने ट्यूशन का कभी नाम भी नहीं सुना था। तो स्कूलों में भी ऐसे में पढ़ते थे कि भाई अगर टीचर चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो 6 महीने आना भी नहीं, लेकिन उनको compete कर पा रहे थे।
जब मैं एमएससी कर रहा था तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मेरा जो एम था वो था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। और वैसे तो सबको लगता है कि अपनी अकल सबको बड़ी लगती है, मुझे भी लगती थी कि मैं आई एम श्योर टू गेट इट। लेकिन जैसे ही मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने तैयारी शुरू की। मेरे फादर अकेले अर्निंग हैंड थे फैमिली में, तो उनकी डेथ हो गई। और डेथ भी ऐसे हुई कि भाई बीमार होके हुई, तो मतलब घर में जो पैसे थे वो भी उसी में चले गए। तो अब कैरियर बनाने का टाइम नहीं था, परिवार को चलाने का टाइम था। तो सारी बातें छोड़ के नौकरी करने की बात है। पंजाब गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन में नौकरी मिली। 78 में मैंने स्टडीज कंप्लीट की थी, 79 की बात कर। 7 साल मैंने सरकार में नौकरी की। बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिली, बहुत मेहनत की, और सरकार में रह के ये जाना कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है। कारण यह था कि सरकार में आप एक शेड्यूल्ड तरीके से ही चल सकते हैं, यू कैन जंप द लाइन। और मेरे फादर भी बहुत ईमानदार थे और मैं भी बहुत ईमानदार था, तो मैं किसी करप्शन में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उस टाइम इतना कल्चर नहीं था, लेकिन फिर भी था। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई प्राइवेट में ट्राई करते हैं। प्राइवेट में नौकरी की 11 साल। डिप्टी मैनेजर सेल्स ज्वाइन किया, हेड ऑफ द कंपनी। रिजाइन किया। 11 साल की नौकरी के बाद अपना खुद का बिजनेस अपने दोस्त से मिलकर बनाया। पैसे कभी भी नहीं थे, ना पढ़ते वक्त थे, ना अभी भी नहीं थे। हालांकि मैं आई वॉज द हेड ऑफ द कंपनी, लेकिन जितने भी पैसे मेरे पास इकट्ठा हो गए उनका मैंने घर ले लिया था। तो वर्चुअली बिजनेस के लिए कोई पैसे थे नहीं। बिजनेस के 3 फंडामेंटल्स हैं। आपको 3 चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। पहला इंटेलिजेंस, दूसरा हार्डवर्क, तीसरा पैसा। अगर ये तीनों आपके पास हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई भी 2 हैं तो भी काम चल जाएगा। अब मेरे पास 2 थे, इंटेलिजेंट था और मेहनती था, लेकिन पैसे नहीं थे। इसलिए मेरे को ज्यादा वक्त लगा। कोई भी 2 आपके पास ये चीजें हों तो बिजनेस आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी 2 होने चाहिए, लेकिन अगर 1 है तो नहीं चलेगा। अगर 3 है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पास 2 थे तो हमने शुरू किया। ये जैसे ये जो फोटो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हमारे ऑफिस की इनॉग्रेशन की मीटिंग। और ये दूसरी जो है, इसमें मैं स्टाफ को एड्रेस कर रहा हूँ कि बिजनेस इज वार विदाउट बुलेट्स। बिजनेस अपने आप में भी एक लड़ाई है, बस इसमें गोली नहीं चलती है। तो चलते रहे धीरे धीरे। मच्छर से उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हम बनाते हैं। अगर आपने कभी बोला हो, तो देखा हो, उसका ऐड देखा हो, तो आजकल गुड नाइट का ऐड आता है, उसके नीचे लिखा होता है बेस्ड ऑन आरएनएफ टेक्नोलॉजी। वो आरएनएफ टेक्नोलॉजी जो है, वो आरएनएफ स्टैंड्स फॉर रेनोफ्लुथ्रेन। ये मॉलिक्यूल हमने पेटेंट कराया, इंडिया में पहला
मॉलिक्यूल पेटेंट हमारा है। तो वो आरएनएफ टेक्नोलॉजी हमारी है, हम वो टेक्निकल बना के गोदरेज को देते हैं, तो वो उसको यूज कर रहा है। हमारा उनके साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है। बीच में ऐसे और भी बातें आई, जैसे मान लो जैसे बिजनेस शुरू किया था ना, उसके 1 साल बाद मेरे को बहुत सीवियर बैक एक हो गया है, मतलब एक्सट्रीम। मतलब डॉक्टर ने कहा था कि शायद आप चल पाओगे, इट्स ए क्वेश्चन मार्क। बोला आपको इमीडिएटली ऑपरेट कराना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि आप बेड रिडन ही रहो, कुछ कह नहीं सकते। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक फिजियोथेरेपिस्ट से मुलाकात हुई, उसने बोला अगर जैसे मैं कहूँ वैसे कर सकते हो और पेशेंस रख सकते हो तो ठीक भी हो सकते हो। मैंने कहा हौसले में कोई कमी नहीं है, आप शुरू करो। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, डे इन डे आउट ऐसे चलता रहा, और धीरे धीरे ऑलमोस्ट ठीक हो गया। मतलब वो नुक्स तो आज भी है, लेकिन लाइफ जीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ तो मैं आई एम हैविंग ए नॉर्मल हेल्थ। तो कहने का मतलब ये ही है कि जिंदगी जो है ना, वो संघर्ष तो जरूरी है। एक छोटा सा कोट है कि जिंदगी में संघर्ष तो जरूरी है, बिना वनवास तो राम कथा भी अधूरी है। तो जो रामायण है वो भी राम के वनवास से शुरू होती है ना। तो आप समझिए कि उसका कोई अल्टरनेट नहीं। कोई एक कॉमन सेइंग है कि अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना तो पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मरे कोई और स्वर्ग आप चले जाओ। सही बात है सर। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना भी आपको ही है। बहुत बढ़िया, मेक सेंस है, दैट्स लवली। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने वैसे अपनी जिंदगी में एक निष्कर्ष बताता हूँ आपको। आपका कोई भी सपना हो, अगर वो आपको हर वक्त याद है, हर वक्त 24 आवर्स में सोते जागते आपको याद है, आपका वो सपना हर अर्थ में पूरा होगा। सर थैंक यू वेरी मच सर। इतने मतलब आपने, एक तो मैंने सोचा था मैं एक सवाल का सवाल लूँगा, आपने एक बहुत टाइट उसमें पूरी स्टोरी फ्रॉम बचपन से लेके यहाँ तक, यू मेड माय जॉब इजियर। इसी में से सर आपकी कहानी से बहुत सारे सवाल उस समय भी मेरे को आए थे, फिर उसके बाद मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। एंड देन बच्चों से सर आज हमने पहले लिए थे कुछ क्वेश्चंस कि आप बताओ, आप सर को आपके बारे में थोड़ा सा सर हमने एक नोट दिया था और बोला था कि आप पूछो, आपको क्या क्या सवाल पूछने होंगे। हमने सर उन्हें कुछ कंबाइन किया रेलेवेंसी के तौर पर और सिमिलर से। और सर आपकी जो चीज़ें आपने बताई सर, इसमें से मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों पे वो किया, तो मैं सर एक एक करके कुछ 5-6 मोटे मोटे सवाल हैं विच विल बी ऑफ एक्सट्रीमली हेल्प टू दी स्टूडेंट्स, जो आपकी कहानी में सर जिनके सबके आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी
तो आपने सर पहली चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि ज़िद वाली कि यू हैव टू बिकम ज़िद्दी। आपको जैसे पेरेंट्स से ज़िद करते हैं वैसे ही ज़िद करनी है। तो सर ज़िद और क्रिब, मतलब एक होती है क्रिबिंग भी होती है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला। तो कई बार सर ऐसा होता है, आई सी दैट हैपनिंग एंड आई बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में सारे बच्चों की स्थिति को विद ड्यू रिस्पेक्ट, बच्चों मैं समझता हूँ कि आप बहुत कठिन परिस्थिति में रहते हो, अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानी है। कई बच्चों का कोई ना कोई पेरेंट नहीं है, कई बच्चों को अभी अपने पेरेंट का पूरा घर का पूरा खर्चा उठाने की भी जरूरत है, साथ में पढ़ाई है, साथ में हमने एक नई चीज और दे दी है सीखने को। लेकिन डिस्पाइट दैट, तो आपकी जो रिश्ता है, जो कहीं ना कहीं गुस्सा है या कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मुझे कुछ कम मिला, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है या शायद भगवान ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, एक तरफ वो है। और एक तरफ सर आपने जो जिद की बात करी, सर इस वाले पार्ट पे वांट टू टेक्स योर गाइडेंस कि हाउ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं ये चीज़ फीलिंग आती होगी किसी दूसरे को देखकर कि ये मुझसे आज अच्छी स्टेट में है, अगर मैं यहाँ होता तो शायद मैं ये कर लेता। तो सर देखिए, इसमें मैं ना एक जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, एक बार को मेरे को लगा कि बहुत बुरा हुआ। फिर मैंने इस बात, देखिए एक्चुअली क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं उनका कुछ सोल्यूशन नहीं होता, आपको उसका एक्सप्लेनेशन ही ढूंढना होता है, उसका एक नजरिया ही बनाना होता है, थॉट प्रोसेस ही अपना चेंज करना होता है। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरे को लगा कि भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की। लेकिन फिर मैंने इसको डीपली सोचा, मैंने कहा शायद भगवान मेरा इम्तहान ले रहा है वो, और वो मेरे से कुछ बड़ा कराना चाहता है, वो शायद देखना चाहता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे उसको सोचता रहा, फिर मैंने इसको इस चीज को तब्दील किया कि दिस इज ए टेस्ट। भगवान देखो, हर बार टेस्ट होने का मौका भी नहीं आता, तो मैंने सोचा टेस्ट होने का मौका है, अरे आई हैव टू कम आउट ऑफ इट विद फ्लाइंग कलर्स, और दिस मोटिवेटेड मी मच मोर। एक साक्षी कुछ कहना चाह रही। सर कोई नहीं, मैं बच्चों के सवाल एक बार लास्ट में लेता हूँ, यू प्लीज कंटिन्यू। कई बार सर बच्चे क्योंकि फोन से ज्वाइन करते हैं तो कई बार उनका बटन भी दब जाता है, म्यूट करते हैं। तो जिद और क्रिप में जो बेसिक डिफरेंस है, जो मैं समझता हूँ, जो जिद है वो पॉजिटिव चीजों के लिए है, जो क्रिप है वो नेगेटिव चीजों के लिए। जिद है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, क्रिप है उन चीजों का अफसोस मनाने की जो मेरे को नहीं मिली। ये प्रिविलेज के लिए, और मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई हम्बल बिगिनिंग्स। और मैं तो अगर किसी भी बात होती है तो मैं कभी भी इस बात का मैं गर्व करता हूँ कि मैं हम्बल बिगिनिंग से आया हूँ, और मैंने सब कुछ मेरे बलबूते पे किया। और एक फिल्म का डायलॉग मुझे आता है कि बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। अभी वो फिल्म तो मेरे को याद नहीं है, पर ये मेरे को डायलॉग उस दिन से मेरे दिमाग में बैठ गया था कि भाई अभी मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ मैंने किया। सही बात है। और ये बात आप जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे जैसे आपको छोटी छोटी कामयाबी भी मिलेगी, इसका प्राउड फील करिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने आप से भी प्यार करेंगे कि हाँ आई एम समथिंग। और अपने आप से प्यार करना बहुत अच्छा फील है, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। You should be proud of yourself in your own eyes first. Makes sense, sir. Thank you, sir. Wonderful. इसी में से सर एक मैं दूसरे सवाल को भी इसी में से डिराइव करता हूँ, क्योंकि आपने जो लास्ट में जो सर चीज बोली मैं उसी पे ही आ भी रहा था। अपने आप से प्यार करना, और मैं बोलूँगा उसको सर अनदर वर्ड्स में डालें तो अपनी वैल्यू को कम ना समझना, अपने आप को मानना कि मैं भी कुछ हूँ। और अगेन सर हम बच्चों को बार बार बता रहे होते हैं कि तुमने कुछ किया है इसलिए आज तुम यहाँ हो, इस कॉल में हर कोई नहीं हो सकता था, तुमने एक मुकाम हासिल किया इसलिए तुम हो। ऑल्दो सीढ़ी है, सीढ़ी में तुम अभी कहीं पहुंचे, अगर यहाँ पर भी रुक गए तो फिर सीढ़ी में यहीं रुक जाओगे, जाना आगे है, बट आप आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लाइक कंटिन्यू एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब सर इसमें इस जर्नी में, और अगेन आपकी स्टोरी से भी सर कहीं कोई ऐसा एनेक्डोट निकले तो भी ग्रेट, और एल्स आपका जनरल विजडम। मैनी ऑफन सर अगेन ये वही बच्चे हैं सर जहां आप आज से करीब, आई एम नॉट श्योर सर, शायद 60 साल पहले, 55-60 साल पहले जहाँ थे, बच्चों की फैमिली स्थिति और भी ज्यादा कईयों की काफी ज्यादा खराब होगी, आई एम वेरी श्योर, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि सर वो है सिचुएशन, इट शोज अप एज अंडर कॉन्फिडेंस कि मैं शायद किसी दूसरे से कम हूँ, शायद कोई दूसरा, ये जो दूसरा है जो अंग्रेजी ज्यादा अच्छी बोल लेता है, या जिसके ऊपर किसी और का हाथ है, या जिसका स्कूल ज्यादा महंगा है, या जिसकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, तो इट शोज अप एज देयर अंडर कॉन्फिडेंस मैनी ऑफन। और जबकि इन रियलिटी इन बच्चों ने कुछ बहुत ज्यादा करके दिखा दिया है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, वी आर वेरी श्योर कि दे विल, ये उन बच्चों से कहीं आगे एफर्ट डाल के अपना कैलिबर रखते हैं। इस वाली चीज को सर कभी आपने अपने करियर में जब आप शुरू कर रहे थे, क्योंकि आप भी सर एक तरह के गांव के बिगिनिंग से निकल के आए हैं, डिड यू फेस एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट अर्लियर, और अगर आया तो सर कैसे सर आपने उसको ओवरकम किया, एंड एनी टू वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑन दिस फीलिंग? मैं एक्चुअली ना जब भी मेरे कुलीग्स से मिलता था और उनको देखने के बाद, उनकी काबिलियत देखने के बाद, उनका सब कुछ देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता था दे आर नो मैच टू मी। मेरे को एक्चुअली मैं इस चीज को ऐसे लेने लग गया था कि भगवान ने मेरे को मौका दिया यार साबित करने का। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट ए प्रॉब्लम। मैं एक बिजनेस मीटिंग में गया था, मैं और मेरे पार्टनर, एक्चुअली मेरे पार्टनर तब दिल्ली में रहते थे, मैं तब चंडीगढ़ में रहता था। सारी दो पोर्शन थे, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट वो देखते थे, सेल्स वाला पार्ट मैं देखता था। तो एक इंडस्ट्री की मीटिंग में गया मैं, तो उसमें हम सबसे छोटे वालों में थे, तो एवरीबॉडी वाज बिगर देन अस, एंड क्वाइट बिगर देन अस। तो मैंने उन सब की बातें सुनी, तो मुझे लगा कि यार ये यहाँ पहुंच कैसे गए। इनमें तो कोई ज्यादा सब्सटेंस है ही नहीं। जब हम मीटिंग से बाहर आए, मैंने मेरे पार्टनर को कहा कि यार ये तो अपने मुकाबले में कुछ है ही नहीं, यू विल सी दे विल बी लेफ्ट फार बिहाइंड। और मैं कुछ एक हमारी इंडस्ट्री में आज भी हैं, ठीक है, जो उस मीटिंग में थे और आज वो 100-150 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं और हम 1900 करोड़ के रेवेन्यू पे। एक्चुअली आपकी जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, और उन्हीं से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और उन्हीं से आप सारा कुछ आगे वाला कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम ये किया, यू शुड लव योर वर्क। जब तक आप अपने काम को प्यार नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आप ये कुछ नहीं बन पाएंगे। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मेक सेंस, ठीक है सर। आई थिंक मैं सर बच्चों की लैंग्वेज में और ट्रांसलेट करूं कि जो सर ने चीज़ बोली, काम से आप प्यार नहीं कर पाएंगे, उस काम के प्यार से आपको क्या मिलता है। और उससे मैं अपने सर एक और क्वेश्चन पे जाता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कल्चरली इंडिया के केस में, जिससे हमें इन बच्चों को बचाना है। आज सर मैं आपसे बच्चों को सुनाना चाहूँगा वो चीज़। बट आपके काम से प्यार से का मतलब है, जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हो, जब आप उसी चीज़ में काम करते हो, तो आपका काम नेचुरली कईयों से कई गुना आगे चला जाता है। जो सर ने अपने एग्जांपल से दिया ना, आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली, कल अगर किसी हैकाथॉन में आप लोग जाते हो, मैं आपकी एज के बच्चों के साथ तो कंपैरिजन कर भी नहीं रहा, आप में से अधिकतर बच्चे मुझे पता है स्कूलों में हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास अभी करी है। अधिकतर बच्चे अभी वाली एज में सोच रहे होते हैं कि इसके बाद मेरे को कौन से कॉलेज जाना है या क्या करना है। उस बीच तुमने स्किल के ऊपर ऑलरेडी काम कर लिया है, जो कि अभी बच्चे 4 साल तक सोचने भी नहीं वाले। अगर उन बच्चों के आसपास आपको बैठाया जाएगा, आप उनसे कई गुना आगे होगे। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई तुम्हारे पीछे टीचर पड़ा हुआ था डंडा लेकर कि तुम्हें ये करना है और तुमने कर लिया। क्योंकि जब ऐसे करा जाता है ना, वो कभी भी एक्सेलेंस नहीं होती, वो काम चलाऊ होता है। जब कोई तुम्हारे पीछे से जोर लगा के तुम्हें धक्का देकर पहुंचाए, तो मतलब आप जोर के दम पे चल रहे हो।
जो चीज तुमने अपने मन से कर दी और इतनी अच्छी कर दी कि वो हजारों बच्चों में से उभर के निकल के आए, मींस यू आर एक्सट्रीमली गुड एट दैट। और जब आप इस चीज में किसी चीज में इतने एक्सट्रीमली गुड हो, वही कॉन्फिडेंस होता है। तो वो कॉन्फिडेंस जब आप बोलते हो, आपके अंदर दिखना चाहिए कि नहीं मैंने कुछ तो करा है। ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर हो गए तो फिर वहीं से डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन अंडर भी नहीं होना, नहीं तो इट इज अ नाइस बैंड। सर इसी चीज में अब एक और चीज जो कि मैं बहुत बार फेस भी करता हूँ, इनफैक्ट जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ मैं उस चीज के ऊपर हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि समाज सर हमारा कहीं ना कहीं हमेशा एक दोस्त पीछे से दिए बैठता रहता है हमेशा, कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें काम कम हो पैसे ज्यादा हो, और लोगों की तारीफ उनकी होती है कि देखो ये बंदे का ये बढ़िया है, जरा सा काम है और पैसे इतने कमा लेता है। और तीसरा, अनफॉर्चुनेटली सरकारी नौकरियों के केस में बहुत सारे लोग इंडिया में इस चीज का हाई ले रहे होते हैं। मैंने ऐसा कई बार सर अपने उसमें देखा है, सोशल सर्कल्स में, पुराने सोशल सर्कल में, कि इसकी ये बताने के बाद साथ साथ बताते हैं इसकी तो ऊपर से कमाई इतनी है, ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि उसकी तारीफ करी जा रही है और बंदा भी उसका हाई ले रहा होता है। सर इस वाले इन्फेक्शन से बच्चों को कैसे बचाएं? और ये 78 बच्चे जो सर तो बैठे हैं, इनको तो सब बचाने। देखिए, एक मैं आपको मेरी लाइफ के थोड़े एपिसोड बता देता हूँ। जो 7 साल मैंने ना सरकार में नौकरी की, एक्चुअली पंजाब गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन थी। कॉरपोरेशन से मतलब मेरा कहने का मतलब है वो कमर्शियल बिजनेस पे थी। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मैं 7 साल में आई वाज ट्रांसफर्ड 9 टाइम्स। 7 साल में 9 बार ट्रांसफर होना मतलब ऐसे लगता है कि कोई बहुत पुअर परफॉर्मर होगा तो ही वाज शंटेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे 1 साल की सर्विस के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाती थी वो मेरे से एक रैंक प्लस वाली थी। और जब हमारे यहाँ एक मीटिंग होती थी तो एमडी साहब करते थे, तो मैं भी एक इनवाइटी होता था, हालांकि मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता था। तो जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम्स, उसमें सारी अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस होती थी, जब भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस होती थी तो मैं क्विक थिंकर था और बोलने से शर्माता नहीं था। तो मैं ये कहता था कि सर इस चीज का ये सोल्यूशन हो सकता है। तो अब एमडी साहब का अगला सवाल, अगला नेक्स्ट ये बात होती थी कि ठीक है, यू गो देयर एंड सॉल्व इट। तो गो देयर एंड सॉल्व इट का मतलब है ट्रांसफर। जो मेरे कलीग थे वो मेरे को कहते थे कि तू पागल है, और कुछ तो मेरे जिनके साथ मेरे फ्रेंडली टर्म्स थे वो मेरे मुंह पे भी बोलते थे बोलो पागल है। तो मैं बोलता था कि भाई क्यों पागल हूँ? बोले आपको आराम से बैठा नहीं जाता, क्यों बोलते हो? अब बताओ इसका ले लो रिजल्ट, हो गया ना ट्रांसफर। तो मैं कहता था यार देखो, मैं ये ना, हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का अच्छा सोचना हमारा काम है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, दिस इज समथिंग गुड। तेरे ना दिमाग में फर्क, जा तू। तो मुझे इसलिए नहीं लगता था, मैं बैचलर भी वैसे था और मेरे पास कुछ खास सामान होता नहीं था। एक होल्डिंग बेड था, एक बिस्तर बंद में सामान आ जाता था, एक टैक्सी, 3 ही चीजें होती थी। बस पे भी रख के ले जाओ तो चले जाओ। और मैं यहाँ भी कमरा किराए पे रखा, वहां भी जाके कमरा किराए पे लेना, प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। वो जो 7 साल मेरे को जो एक्सपोजर मिला वो मेरी जिंदगी बदलने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल था। और मैं ईमानदार था, ये मेरा सबसे बड़ा असेट था। जो इजी मनी वाले लोग थे वो वहीं रह गए, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाए। अब सोचो ना कि भाई वो कहाँ पहुंचे होंगे। ठीक, और मेरा नेटवर्थ 800,000 करोड़ रुपए होगा।
तो मेरा मतलब ये है कि जो ये जो छोटे लालच है ना, ये भटकाने का काम करते हैं। जब आप किसी भी काम से टलोगे ना, तो आप समझो आपका रास्ता बंद हो गया। तो इसलिए छोटे लालच छोड़ दो। कामयाबी का रास्ता लंबा होता है, तो मूव ऑन इन दैट डायरेक्शन ऑनली। शॉर्टकट पर मत जाइए। आपको लोग पागल भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, डोंट डोंट वरी अबाउट इट। आपको मैं आपने अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका नाम जरूर सुना होगा। जैसे आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं 12वीं के बाद, तो एपीजे अब्दुल कलाम को 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिली थी। ही वाज ए मीडियोकर स्टूडेंट। उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन बीएससी करने के बाद ली। बीएससी के बाद शायद तब ना एक साल नेक्स्ट में मिलती थी एडमिशन, उसके लिए एक अलग कोटा होता था, उसमें एडमिशन मिली उनको। और वो आगे बढ़ के आगे जाके इंडिया के मिसाइल मैन बने और राष्ट्रपति भी बने। कोई गॉडफादर भी नहीं था, किसी के बुत्ते पे नहीं जा गए, वो अपने बुत्ते पे गए। मेरा मतलब ये है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में 3 चीजें चाहिए: पैसे, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क। लेकिन कोई 2 से काम भी चलेगा। आपका इंटेलिजेंस लेवल कम है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तो भी चलेगा। आपको यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लॉइट योर वर्चूज। जो काबिलियत आप में है ना, उस पे कैसे खेलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सोशल मीडिया में फेसबुक पे अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाना, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ आपके फ्रेंड सर्कल में आपके लिए जेलसी क्रिएट करता है, और आप जब वो पोस्ट करते हैं तो आप जेलस क्रिएट करते हैं। तो जस्ट वेस्टिंग टाइम, नथिंग एल्स। लोग अपने आप ढूंढते हैं आपको, लोग फॉलो करते हैं आपको। You need not to tell anything to anybody. Makes sense, sir. Thank you. Brings me to next question, sir. क्योंकि कुछ बच्चों ने सर, जैसे रौनक ने मुझे बहुत बार मैसेज किया कि सर मैं रौनक बेटा कहाँ पर हो, एक बार ही अनम्यूट करना। सर अभी घर में हो। ठीक है, नो इशू बेटा। रौनक, मैं सर से तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा सवाल पूछता हूँ। तुमने थोड़ा स्पेसिफिक पूछा हुआ है, मैं उसको जनरल, जो कि सब बच्चों के काम आने वाली चीज़ है, कि सर यहाँ पर बच्चे जो ये हैं, इनका सर टैलेंट हम बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, बल्कि आपने भी सर देखा है हमारे कुछ प्रोग्राम के जरिए। तो उनमें से टैलेंट वही है कि ये आपकी तरह, अगर ये लोग जल्दी शुरू कर दिया है, इन्होंने ट्रैक पकड़ लिया है, तो अपने जैसे कई सारे बच्चों का नेटवर्क मिल गया है जो कि बराबरी की फायर अपने अंदर रखते हैं, अलग अलग जगह से इंडिया के आते हैं। तो डाइवर्सिटी भी है, रिस्पेक्ट भी है, और एक दूसरे से पॉजिटिव कंपटीशन भी है। मींस काफी मायनों में सर मैं बोलूंगा कि आपसे मुझसे भी 4 कदम और आगे हैं इस समय स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो बट इन्हें से अगर यहाँ पहुंचना, और मैं चाहूंगा कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें बच्चों को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनाना, नौकरियां क्रिएट करने वाला बनाना है। कि जिस तरह से मैं आपको तुम्हें छोटी चीज कुछ बताता हूँ, उसके जरिए मैं सर लास्ट जब सबके साथ सबसे ज्यादा समय बताया मैंने, सर मेरे को अपने जिले में लेकर गए थे, अपने गांव से होते हुए हम उनके जिले में जो डीएम ऑफिस है वहाँ गए। तो एक तो गए तो पता चला कि सर से बात करते करते कि सर कि बहुत हम्बल हैं, तो सर वैसे पता नहीं चलता, बट उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि जब उन्होंने अच्छा करना शुरू करा तो उन्होंने बजाय आगे देखने के साथ साथ पीछे भी देखना शुरू करा।
अपने गांव के अपने स्कूल से शुरू करके अपने गांव के और स्कूलों में और अपने ज़िले के बहुत सारे स्कूलों में कम से कम, और ऑब्वियसली उसके बाद बहुत चीज़ें हमारे को सर सहारनपुर ज़िले में सपोर्ट कर रहे हैं सर, उसी के तहत हमें अपने ज़िले में लेकर गए कि तो आप अपने प्रोग्राम को हमारे पूरे ज़िले में करो, आई विल फंड द प्रोग्राम। तो वहाँ कर अभी जिला प्रशासन से बातचीत चल रही है। बट तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि सर ने सबसे पहले अपने आप को एक इतनी स्ट्रेंथ दी कि खाली वो एक आदमी सक्सेसफुल की तरह ना बने, वो पूरे के पूरे अपने गांव को, अपने जिले को, बल्कि कई सारे जिलों को इस समय अपने सोशल वर्क से, सोशल कॉजेज से, अपने बिजनेस से बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। तो इस सब के चलते बहुत लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करते हैं। हम सब चाहते हैं ये सारे बच्चे इसी ट्रैक पर रहें, इन्हें अपना परिवार को अमीर नहीं बनाना, अपने आप को सिर्फ अमीर या सक्सेसफुल नहीं बनाना, इन्हें अपने जैसे हजारों को बनाना है। बट सर ये जर्नी लंबी रहेगी फॉर श्योर। आज ये बच्चे जहाँ से शुरू कर रहे हैं, घरों की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये बच्चे शायद 10-20 हजार रुपए निकाल कर किसी नए बिजनेस में, छोड़िए कंप्यूटर भी कई बच्चे ले पाए। तो सर यहाँ से वहां तक की जर्नी के कुछ प्रैक्टिकली जो आपने सर, क्योंकि आपकी मैं जर्नी देख रहा हूँ, आपने कुछ जॉब करी, फिर वहां पर कुछ कुछ लर्न करा, धीरे 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 ग्रो करते गए, एंड जब आप 40 के एज के आसपास थे तब आपने एक नई कंपनी की फाउंडेशन रखी जो आज यहाँ तक पहुंची है। तो जहाँ सर आपने एक है पेशेंस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है। तो कई बारी हमें पेशेंस का विपरीत स्पीड बहुत जल्दी दिख रहा होता है कि जल्दी से जल्दी चीजें हो जाएं तभी बात बनेगी, नहीं तो मैं पीछे क्यों। तो सर इनका बैलेंस और बच्चों के लिए सर असल में एक प्रैक्टिकल वे क्या है कि वो यहाँ से वहां पहुंच पाए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो कभी? सीढ़ियाँ तो चढ़ते हैं ना, जहाँ पे सीढ़ी घूमती है ना वहाँ पे प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा होता है, उसको रेस्ट बोलते हैं। वो इसलिए होता है कि अब आप वहाँ पे 2 मिनट रुको, अपना सांस ठीक करो और फिर आगे बढ़ो। जब आप ब्रेक नेक स्पीड से जाना चाहते हैं तो आपके गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत तेज चल रहा है और वो जीत रहा है। ऐसा होता नहीं है। जितना वो तेज भाग रहा होता है उतना वो थक भी रहा होता है, और आखिर में आप पेशेंस के साथ चल रहे होते हैं तो आप जीत जाते हैं। आप स्प्रिंट नहीं दौड़ रहे हैं, जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। ये 100 मीटर में जीतने वाले नहीं हुआ, ये लाइफ लॉन्ग है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और फायदेमंद है आपको, एक बात आप कर सकते हो। जब मैं मेरे क्लास में था तो एक मेरा क्लास फेलो था, वो क्लास फेलो था तो हम we played together, we fought together and we competed together। मतलब नेक एंड नेक रहता था। वो एग्रीकल्चर में गए, मैं बेसिक साइंस में गया। वो मेरे से थोड़े अच्छे घर से थे, तो उनके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई वगैरह ज़्यादा अच्छे से अफोर्ड कर सकते थे। देन वो प्रोफेसर बने, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने पढ़ाया, एंड एग्रीकल्चर से थे तो आईसीआर में गए, और वो रिटायर होते होते वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईसीआर बने। डायरेक्टर जनरल से नेक्स्ट पोस्ट है, और कंट्री वाइड अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी पोस्ट। हमें बहुत कंपटीशन था, मतलब इतना कंपटीशन था कि हम ज़्यादा आपस में मतलब कांटेक्ट में नहीं रहते थे, लेकिन एक दूसरे को ट्रैक जरूर करते थे। मैं क्या कर रहा हूँ वो ट्रैक करते थे, और वो क्या कर रहे हैं ये मैं ट्रैक करता था। एक्चुअली पढ़ने के बाद मेरा सिस्टम थोड़ा डीरेल हो गया मेरे फादर की डेथ की वजह से। जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन वो करते रहे। तो मेरे को हमेशा लगता था तुम मेरे से आगे निकल गए, लगता भी था और निकल भी गए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी। चलते रहे। फिर वो उधर से रिटायर हुए तो
उनके मतलब ही वाज ए गुड साइंटिस्ट आल्सो एंड बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे. ही वाज सिलेक्टेड फॉर द नीति आयोग. ही वाज मेंबर ऑफ द नीति आयोग. 11 साल वो नीति आयोग के मेंबर रहे और उनकी तरक्की को मैंने अपने लिए भी बेंचमार्क बनाया. मतलब मैं आई वॉज ऑलवेज इन कंपटीशन विद हिम. जब मैं देखा कि सरकार में मैं रह के बहुत आगे नहीं जा सकता, तो मेरे प्राइवेट सेक्टर में चेंज करने की एक ही वजह थी. उसमें मैं कंपनी का हेड बन गया, वहां तक ठीक था. लेकिन फिर वो कंपनी समझो डॉलड्रम्स में चली गई, तो फिर मैं नीचे आ गया. तो फिर मेरा गैप बहुत बढ़ गया. तो मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं. देन थॉट ऑफ बिजनेस. कोई भी फैसला में एक पॉइंट नहीं होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मिल के फैसला कर रही होती है. तो ये मेरे को ये भी देखा था कि मैं इस ढंग से फिर उसको मैं कम्पीट करूं. तो अभी तक वही मेरे से आगे थे. अब फिनिश लाइन पे आ जाओ तो वो रिटायर हो गए, मैं तो नहीं हुआ. नो आई एम हेड ऑफ हिम. जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे तो मैं फिर हम देन वी स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर. देन वी वर हैविंग हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं. और जब तक वो नीति आयोग के मेंबर थे तो मैं उनको हमेशा ये कहता था कि भाई यू हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, आई एम सेकंड ओनली. अब क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, नो ही सेज नो यू आर हैव बिकम नंबर 1. भगवान सब देख रहा है, वो आपको फिर मौका देगा पक्का. मेक सेंस. इनफैक्ट सर एक चीज मेरे को याद भी आई. एक मूवी थी जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की एक मूवी थी. उसमें एक अगेन आप ही की जैसी स्टोरी है सर. एक आदमी पूरा लाइफ स्ट्रगल में निकालता है करते एकदम लास्ट 10 years ऑफ हिज लाइफ में काइंड ऑफ आप कहते हैं कि वो एकदम जिसे हॉकी स्टिक कहा जाता है कर्व का, एकदम से उठना शुरू होता है. तो वो जो सारे साल थे वो उसकी बिल्डिंग में लग रहे थे और लास्ट 10 years वर्क लाइक कि जब उसको फिर मैक्सिमम उसका बेनिफिट रीव करना. जब उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप किसी को कहना चाहोगे व्हिच मेड द डिफरेंस, तो ही सेज मोर देन इंटेलिजेंस, मोर देन एनीथिंग एल्स, इट वाज परसिस्टेंस. कि आपने छोड़ा नहीं, आपने जो चीज पकड़ ली बस आप पकड़ के और डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव करते रहे. इवेंचुअली यू आर बाउंड टू सक्सीड. एक्चुअली ना एक बात सबसे ज्यादा जो सीखने वाली है ना, वो रास्ता एंजॉय करने वाली. जो जर्नी है ना, यू शुड बी एबल टू एंजॉय द जर्नी इटसेल्फ. फिर वो लाइफ बहुत मीनिंगफुल रहती है. एंजॉय द जर्नी. मेक सेंस. छोटे एक्चुअली क्या होता है ना, छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो, उसकी खुशी को अपने अंदर जज़ब करो, फिर आगे बढ़ो. अब क्या होता है, इस ढंग से आप उस जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है एंड यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. मेक सेंस. आपको लगता है यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और जो लोग ये सोचते हैं ना कि भी वो दूसरा प्रिविलेज्ड है, मैं पीछे रह गया, मैंने इसको दूसरे ढंग से एंजॉय किया कि देखो यार, मैं तो सबसे डिसएडवांटेज में था, फिर इनके बराबर हूँ. So they are no match for me. मैं तो अंडर प्रिविलेज्ड था, फिर इनके बराबर हूँ. तो ये तो बहुत मेरे से कम काबिलियत वाले रह गए ना. प्रिविलेज होके भी फिर मेरे तक की है. So that made me proud. मेक सेंस. देखो खुशी के ना कारण ढूंढने पड़ते हैं और उनको अपने दिमाग में बिठाना होता है और उन्हीं को रेलिश करना होता है, और वही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और वही आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देते हैं. नोइंग मतलब आप किसी को बिना बताए भी अपना कंपटीटर
बना सकते हो उसको बिना बताए भी, ठीक है, अपने मन में जिस जैसा अपना रोल मॉडल कोई भी चुनिए, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, ठीक है, लेकिन वो जो बात उन्होंने बोली ना, परसिस्टेंस, उसके बिना नहीं कुछ होने लगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि कामयाबी का रास्ता लंबा ही होता है, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मेक सेंस। लास्ट सर एक या दो क्वेश्चन मैं और लेता हूँ क्योंकि घंटे के आसपास सर हम आ गए हैं। मेरे को अश्विनी बेटा आपने पूछे हुए हैं दो बड़े अच्छे सवाल, बहुत इंटेलिजेंटली। एक सर है, अगर आप सर एक 20 साल के आज खुद एक स्टूडेंट होते, या फिर मैं उससे और पीछे लेके जाऊँ, आप सर आप आज स्कूल में होते मान लीजिए, नोइंग दिस जर्नी सर, अब आप क्योंकि बैकवर्ड देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हेल्प यू, व्हाट डिड नॉट हेल्प यू, क्या चीजें आप सर क्या बदलाव करते कि अब मैं अगर पीछे जाऊं तो मैं ये चीजें फिक्स कर मतलब जल्दी कर लेता शुरू, या फिर कोई भी ऐसी चीज सर व्हिच दे कैन टुडे स्टार्ट। देखिए, इसमें मैं एक ही बात कहूंगा, कुछ भी परफेक्ट कभी भी हो नहीं पाता। प्रैक्टिकली डोंट गो फॉर परफेक्शन। परफेक्शन कोई आदमी कभी क्रिएट नहीं कर पाता। अगर मैं सोचूं ये मेरे को जर्नी फिर दोबारा करने को मिले, आज मैं 20 साल से फिर दोबारा शुरू करूं, मैं कौन सी गलती नहीं करूंगा, मैं जो गलतियां की थी उनको रिमूव कर दूंगा, लेकिन नई बारी हो जाएगी। नहीं करते तो परफेक्शन कभी भी नहीं आएगा। डोंट एम फॉर द परफेक्शन। मेक सेंस। आप फर्स्ट नहीं आ रहे ना, आप सेकंड थर्ड आ रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक, मैं तो इसको दूसरे एंगल से बोलता हूँ, जब आप सेकंड थर्ड होते हैं तो आपके पास हमेशा एक एम रहता है टू कम फर्स्ट, और जब आप फर्स्ट आते हो उसके बाद तो डिफेंडिंग आ जाती है। यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ एंड डिफेंडिंग इज नेवर एंजॉयबल। अब एक्चुअली क्या है, आप सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, आप उनके बारे में नजरिया बदल सकते हैं। वो आपको कैसे मोटिवेट कर सकती है, वो वाला एंगल आपको लेना है। अब अगर मैं फर्स्ट आऊं, मान लो मैं क्लास में फर्स्ट हूं, ठीक है, तो फिर मल्टी सेक्शन वाले स्कूल में मैं स्कूल में फर्स्ट आना चाहूंगा, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आना चाहूंगा, तो मैं एम उधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो दैट विल मोटिवेट मी। अगर मैं क्लास में सेकंड थर्ड हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मैं मेरा एम ये है और मैं बस इसको पीछे करता हूँ। तो इन एनी केस यू हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट, और रिजल्ट पे ग्राइव नहीं करना। देखो, ताकत जो है ना, ताकत वो आगे बढ़ने में कम लगती है, गिर के उठने में ज्यादा लगती है। तो आप में वो गिर के उठने की ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल सर, वंडरफुल। लास्ट सर मैं एक क्वेश्चन जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट रहता है, विच इज़ वेरी एक्शनेबल फॉर बच्चे, कि सर जब आज आप अगर किसी को भी अपनी टीम में हायर करते हैं तो एक पार्ट होता है एक्सपीरियंस लोगों के केस में कि इन्होंने पहले क्या क्या किया हुआ है उसके बारे में जानना। फॉर अ फ्रेशर ऐसा सर कुछ ज्यादा किया नहीं होता, अभी बच्चे होते हैं, तो व्हाट इज इट सर कि जो आप उस बंदे में देखते हो कि जिसको आप देख के कहोगे कि ये इसके साथ, इसको तो मैं ले ही लूंगा अपने साथ, वो क्या चीज है सर जो कि दैट डिफाइन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि ये लोग स्किल्स पर अभी काम कर रहे हैं, एकेडमिक स्कोर। गॉट योर पॉइंट। जी सर। देखिए, मैं सबसे पहला ना जो चीज मैं देखता हूँ जिसमें आगे बढ़ने की भूख है ना, मैं उसको सबसे पहले रिक्रूट करता हूँ। उसकी एजुकेशन, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी सारा कुछ मैं सेकंड पर रखता हूँ। जो जो कुछ जिंदगी में करना चाहता ना, उसको मैं सबसे पहले हायर करता हूँ, और जो सेटिस्फाइड है उसको नहीं हायर करता। एक बार
और इसमें सर एक फॉलो अप क्वेश्चन बस छोटा सा कि विनिंग एट एवरी कॉस्ट, जैसे आगे बढ़ने की भूख मीन्स की विनिंग एट एवरी कॉस्ट। नाउ इट माइट आल्सो मीन मेनी अ टाइम्स कि वो बंदा किसी एक शॉर्टकट को लेने में या किसी भी और तरीके से आगे बढ़ने से भी नहीं हिचकिचाएगा। सो डज दैट आल्सो कम विद अ केवियट कि ये है एंड दिस इज वेल। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, विनिंग एट एनी कॉस्ट में मैं विश्वास नहीं रखता। वो जो कॉस्ट है वो मैं मेरे प्रिंसिपल्स के साथ नहीं दे सकता, उसमें मैं मेरे प्रिंसिपल्स को साबित नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं अमीर कभी नहीं बनना चाह रहा था। मैं एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना चाहता था जिसकी कोई उदाहरण बन सके। अब अगर सही बात बोलो तो अगर ये मैं कर दूं, अमीर मैंने अपने आप ही हो जाना। लेकिन ये काम डिफॉल्ट में हो रहा है, प्राइमरी एम में नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो कलर ऑफ मनी बिकम्स अनइम्पोर्टेंट। बिल्कुल। फिर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, लीगल इलीगल, फिर तो चाहे मैं ड्रग बेचने लग जाऊं, आई विल बी मच मोर आई मीन रिच। पर मैंने वो प्रिंसिपल नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैंने अमीर होना नहीं चुना, मैंने इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना चुना। जब आपको इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है तो मनी कम्स सेकंड, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दोगे तो मनी अपने आप ही आ जाएगा, ये वही डिफॉल्ट। अब आप एक, इसको मैं दूसरे एंगल से बोलता हूँ, बिजनेस से हटा देता हूँ। अगर आप शिप बनाना चाहते हैं तो शायद आप बना पाए या ना बना पाए, मैं कह नहीं सकता, और ज्यादा चांस ये है कि नहीं बना पाए। लेकिन अगर आप समुंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप शिप बना पाए। मेक सेंस। क्योंकि वहां एम शिप नहीं है, वहां समुद्र को एक्सप्लोर करना है। तो क्या करेंगे आप, पहले नाव बनाएंगे, ठीक, नाव को बड़ी नाव बनाएंगे। फिर जैसे जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि भाई वो कपड़ा लगे हुए शिप बने, फिर ये बना, फिर वो बना, तो ऐसे किया ना लोगों ने। उनका मकसद जो था वो शिप बनाना नहीं था, समुद्र को एक्सप्लोर करना था। उसके लिए वो शिप बने। जो शिप बनाने लगे वो नहीं बना पाए। मेक सेंस। जितनी मर्जी स्टोरीज आप ऐसे देखोगे ना, तो जो प्राइमरी एम है ना आपका, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हो, थिंक ऑफ बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि इस मुकाम पे आके इंस्टीट्यूशन बिल्ड होता है। इंस्टीट्यूशन तो किसी भी लेवल पे बिल्ड होता है। आपको 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ पे जाना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी कुछ बिल्ड करेंगे दैट शुड बी ऑफ वैल्यू टू समबडी, मे बी योर कस्टमर, मे बी योर एम्प्लॉइज, मे बी, और बाकी के काम आपके सारे हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, हो जाएंगे विदाउट एमिंग फॉर देम। मेक सेंस। और जब हम उनको एम करते हैं तो होंगे कि नहीं होंगे वो डाउटफुल है, और वहां कंप्रोमाइज ऑफ प्रिंसिपल्स भी होगा। मैं एक बात कहूंगा, नेवर स्टैंड स्टिल इफ योर हार्ट सेज यू कैन फ्लाई। बस, अगर आपको लगता है ना आप उड़ सकते हो तो फिर स्टैंड स्टिल मत रहिए, फिर खड़े मत रहिए, फिर उड़िए, गिरने से मत डरिए। ग्रेट सर, ग्रेट। तो बच्चों में सिंप्लीफाई करता हूँ, जो सर ने एक बहुत सरल से उदाहरण से बताने की कोशिश करी कि जब समंदर एक्सप्लोर करना, तुम्हारे लिए एक और रीजन से जरूरी भी है। आप लोगों की फाइनेंशियल स्थिति नो डाउट बहुत सारों की, अधिकतर की खराब होगी, है ना। हम कुछ ना कुछ एफर्ट मार रहे होंगे, हम पे प्रेशर होगा, स्कूल आप लोग फिर भी अच्छे हैं, आप स्कूल में हैं। एक बहुत बड़ा तबका है वो स्कूल तक जाने की भी क्षमता नहीं रखता, ठीक है। एनीवे, आप तक आता हूँ मैं।
आप लोगों के पास इंटेलिजेंस है, आप लोग हार्ड वर्किंग है। ये दोनों चीज़ें जो सर ने बोली दोनों हैं। पैसा नहीं है, लेकिन वो भी सर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि तीनों होने की ज़रूरत नहीं है, 2 काफ़ी हैं, वो दोनों आपके पास हैं। लेकिन पैसे का लालच देने वाले लोग समाज में आस-पास आपके बहुत आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप बहुत जल्दी आपको देखकर कोई समझ जाएगा कि आदमी इंटेलिजेंट है। और आज के समाज में अच्छा मिलने से कहीं ज़्यादा आसान है बुरा मिलना। ऐसे में हो सकता है कल कोई आदमी आपको एक नई स्कीम बताए कि बेटा आजा ये करते हैं और इससे ये हो सकता है। आज के समय में इंडिया में इतने स्कैम होते हैं, इतने गलत धंधे होते हैं, इतनी गलत एप्लीकेशन बनना, लोगों के बैंक से पैसे निकलना, उसे करने वाले कोई बेवकूफ़ लोग नहीं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तभी वो दूसरों को आउटस्मार्ट कर पा रहे हैं। मतलब दूसरों की इंटेलिजेंस से ज़्यादा तेज़ी के साथ चीज़ें बना के इम्प्रूव करते जा पा रहे हैं। वायरसेस बनाए जाते हैं, ऐप्स बनाई जाती हैं जो लोगों के फ़ोन पर जाकर डेटा चुराकर लोगों को ब्लैकमेलिंग करती हैं, बहुत चीज़ें करती हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं रास्ता आपके सामने भी दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप डेस्परेट फॉर मनी हो और अगर आप ये सोचते हो कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बस अमीर बनना है, कैसे भी बन जाऊंगा। लेकिन आज वाली इस सेशन को रखने का, सर जैसे लोगों को लाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको अमीर लोगों से मिला। अमीर लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। जो जिस चीज में जो मैंने आपको बताई ना, सरलता जो सर की एक मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। दूसरी जो चीज है, और वो इनफैक्ट सरलता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुड हैव ब्रॉट इट अप अर्लियर, वो है ऑनेस्टी की बात। क्योंकि जो बात कर रहे थे सर ने, उसने मेरे को ये बताया, नॉट दैट कि पर्सनल, एक होती है पर्सनल ऑनेस्टी कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, वो होगी तुमसे ऑनेस्टी। एक होती है अपने आप से ऑनेस्टी, और उन लोगों के लिए ऑनेस्टी जो देख भी नहीं पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो सर ने मेरे को ये समझाया था कि जब सर ने ये कंपनी बनाई, छोटे से लेके आज तक लाने की जर्नी में ऑनेस्टी को हमेशा एक प्रिंसिपल की तरह ट्रीट किया कि ना 1 रुपया टैक्स का चोरी करेंगे, ना किसी को करने देंगे अपने आसपास। और उसके चलते हुआ ये कि लोगों का, अपने आप अच्छे लोगों का ट्रस्ट इन पे बनना शुरू हुआ। जो लोग गलत थे वो अपने आप उन्होंने रास्ता मोड़ लिया, है ना। तो अब नेचुरली क्या होता गया, तो चाहे सर ने अपनी जॉब का एग्जांपल दिया, वहां पर भी ऑनेस्टी फर्स्ट था कि यार जो सही है वही करूंगा, अगर सही नहीं है मैं नहीं करूंगा, किसी और को करना है कर ले। तो वहां से शुरू होकर जो आज यहाँ तक पहुंची, और जो सर ने मेरे को एक बार सर शेयर किया था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो इंडस्ट्री जिस रेट पर ग्रो करती है, जिस इंडस्ट्री में सर के प्रोडक्ट्स हैं सर की, उससे 10% ज्यादा सर की कंपनी ग्रो करती है। वो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट। दूर से देखने पे लग सकता है कि ऑनेस्टी की का मतलब होता है पैसा कम कमाना, पैसे का लॉस झेलना, ये सब वो छोटे लेवल पर तो दिखता है कहीं ना कहीं कि जो चोर है उसने थोड़ा सा देखो ज्यादा पैसे कमा लिए, बट जब लंबे सर लाइफ में देखेंगे, इट लीड्स टू समथिंग मच बिगर देन दैट। तो दैट इज अ स्मॉल स्टोरी दैट सर शेयर्ड। सर आप उस पर कुछ और शेयर करना चाहते हैं? आई वुड लाइक लव टू हैव इट। एंड सेकंड चीज सर, एक और छोटी सी चीज में, क्योंकि आपने सर बोट वाला जो एग्जांपल दिया ना, वो बहुत मतलब मैंने पहली बार सुना, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू गिव। कि जो छोटी बोट और बड़ी शिप का जो सर ने एग्जांपल दिया, वो छोटी बोट पता है क्या? देखो हम तो, आप लोग बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हो, हम लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं जितना भी, लेकिन हम कितनी भी मदद कर लें, आपके जैसे कई 100 बच्चे हर जिले से हम बहुत अच्छे अच्छे ढूंढेंगे, उनको कुछ कुछ माहौल देंगे करने का। हम कितनी भी मदद कर ले, हम उन सबके लिए नौकरियां नहीं ढूंढ के ला के दे सकते। आपको स्किल दे सकते हैं ढूंढने का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये मत सोचो कि यही लाके देंगे तो मैं करूंगा। आपका काम है बोट बनाना। अगर तुम्हें समुंदर में जाना है तो तुम्हारे को बोट लाके देना भी मेरा काम थोड़ी ना है। मैं तो मदद कर सकता हूँ बोट का डिजाइन कैसा होगा ये बताने में। बोट तुम्हें बनानी है, तुम्हें तुम्हारी पहली नौकरी इंटर्नशिप कहीं ढूंढनी है, आप खुद ढूंढोगे। छोटी होगी चलेगी, छोटे से शुरू करो। 5,000 रुपए महीना मिलता है, मिलने दो, कोई बात नहीं, आप शुरू तो करो। कौन सा कोई खत्म हो जाएगा करियर आपका, आप यहाँ से शुरू करो। लेकिन आपकी सर्च, जो सर ने तीसरी चीज बोली, इफ यू थिंक यू कैन फ्लाई डोंट स्टैंड स्टिल, मतलब छोटी बोट में संतुष्ट नहीं होना है, कंटिन्यू मूविंग। सर इसमें ना एक एग्जांपल सुनाना चाह रहा सर हूँ। एक मेरा कजन है, मेरे चाचे का लड़का है, वो मेरे साथ ही काम करता है। मैं जब वो मेरे साथ अब मेरे चाचे का लड़का है, तो हम, हमारा घर भी मतलब ऐसे कह लो कि कॉमन हाउस कह लो आप। हाँ जी। तो मेरे घर वालों ने, मेरी मदर ने भी उसको सिखाया कि तुम ना मेरे लिए कि इसके पास ही नौकरी करना। आपको ये कुछ भी कहे तू मानना मत। तू बोला मैंने तेरे साथ ही काम नौकरी करनी है।
वो डिप्लोमा मैकेनिकल का किया उसने। अब वो मेरे पास आया कि मैं को भाई साहब नौकरी लगाओ। मैंने उसको बोला कि ऐसा है, तुम मैकेनिकल का डिप्लोमा हो, मेरे पास तो बेसिकली दवाइयाँ बेचने का काम है, इसमें तुम्हारा तो एजुकेशन मैच नहीं करता है, तो मैं कहीं ना कहीं लगवा दूंगा तुम्हें। बोला नहीं, मेरे को ना आपके साथ ही नौकरी करनी। मैंने उसको बड़ा डिस्करेज किया कि भी तुम मेरे पास नौकरी नहीं कर। मैंने उसको बोला कि देखो तुम मेरे भाई हो, हैं, मैं कंपनी का पार्टनर हूँ, तुम एम्प्लॉई रहोगे, कल को तेरी शादी होगी, तेरी मिसेस को बुरा लगेगा कि ये है तो भाई हैं, इनके स्टेटस में बहुत फर्क है। तो मैंने ये सारी बातें उसको बोली, लेकिन उसको मतलब ऐसे समझाया गया था कि भी बस तू जो मर्जी बोले, तू कहना मैं तेरे साथ काम करूँगा। उसने कहा जी ऐसा है, आप ऐसी कोई बात आएगी नहीं, मैंने नौकरी आपके साथ ही करनी। अब मेरे को कोई चारा दिखा नहीं। जब हम ना एक फील्ड असिस्टेंट लोगों को लगाते थे, जब की ये बात है, तो तब हम उनको 5,000 रुपये देते थे। तो मैंने उसको ना, मैंने सोचा कि अब ये मेरे साथ ही काम करेगा, तो इसका मतलब इसकी कल की तरक्की भी मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो मैंने सोचा इसकी ट्रेनिंग ऐसे ही करो, ये कल को इसको अच्छा लगे। तो मैंने उसको बोला कि ये वहां पे चला जा और ये काम है, इस बंदे को रिपोर्ट करना है, और तेरी सैलरी है ना 3,000 रुपये रहेगी। मेरे पार्टनर को पता लगा, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा कजन है तो उसको लगा रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको सैलरी लिख के भेजी कि 3,000 है। मेरे को बोला यार ये कजन को एडजस्ट कर रहा है कि उससे कोई दुश्मनी का ले रहा है, मतलब दुश्मनी निभा रहा है। मैंने कहा क्यों? कहता है लोगों को 5,000 रुपये दे रहे हो, इसको 3 क्यों दे रहे हो? मैंने कहा ऐसे है, अभी 1 साल बाद बात करेंगे इस बारे में। मैंने उसको कहा कि ऐसा है, अभी तेरी सैलरी इतनी है, लेकिन तू ये मत समझना कि सैलरी इंक्रीमेंटली बढ़ती है। अगर काम अच्छा करे कोई तो ये गुना में भी बढ़ जाती है। 10% बढ़ेगी, 7% बढ़ेगी, 12% बढ़ेगी, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ये मल्टीपल में हो सकती है, दुगनी भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क। सरकार नहीं है, प्राइवेट है, तो आपके काम के पैसे मिल रहे हैं। बोला ठीक है। वो पहले दिन से बहुत मेहनत से काम किया। अगले साल उसकी सैलरी मैंने 6,000 रुपये कर दी। जब मैंने 6,000 कर दी तो मैंने मेरे पार्टनर को बताया कि इसलिए की थी 3,000, क्योंकि मैं उसके 5 के 10 नहीं कर पाने थे, और मैं चाहता था वो मेहनत करे और फिर मैं उसकी सैलरी डबल करूं, ताकि उसको वेरी बिगिनिंग ऑफ द कैरियर पता चल जाए कि ये जरूरी नहीं है 10% बढ़ेगी, ये दुगनी भी हो सकती है। अब एजुकेशन मैंने बताई कि मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा होल्डर है। आज उसकी सैलरी प्लस इंसेंटिव 1 CR है। 1 करोड़ रुपए उसका सालाना पे आउट है, उसकी सैलरी प्लस उसका इंसेंटिव मिला के। अब एक डिप्लोमा होल्डर आदमी 1 करोड़ रुपए ले रहा है, दैट्स आई फील दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये पैसे उसको मेरा कजन होने के नाते नहीं मिल रहे, उसके काम से मिल रहे हैं। हाँ, मैं अपॉर्चुनिटी मैंने प्रोवाइड की है, लेकिन बाकी सब वो अपनी मेहनत से ले रहे हैं। और मैं वैसे एक बात और आपको रिकेश जी कहता हूँ, मेरा नंबर आप किसी को भी दें, कोई बच्चे जो भी ये बातें से हो, बाहर से हो, कोई बात, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, आई विल बी देयर टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अननोन नंबर भी उठाता हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कॉल कर रहा है, डजंट मैटर। दैट्स सो नाइस ऑफ यू सर। ठीक है, ठीक, तो चलिए सर, आई थिंक जो बच्चों के सवाल थे, बच्चों इसके अलावा मेरे को पता है कि आपको मैं अगर
समय दूं तो आप अगले और 2 घंटे सर से सवाल पूछते रहेंगे, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी माइंडफुल एंड दिस इज नॉट द ओनली टाइम। हम सर से फिर से जब कभी मौका लगेगा लेते रहेंगे, और सर की ही तरह और जो अच्छे लोग हैं, और अच्छा हमारे काम में बहुत इम्पोर्टेंट है, सेम चीज रिपीट करना कि हमें आपको सिर्फ पैसे ज्यादा कमाने का, अच्छी नौकरियां लेने का रास्ता नहीं देना, सही तरीके से कोई इम्पैक्ट ना करे आपको, इसलिए इसी तरह के लोगों को हम आपसे मिलवाते रहना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। अगेन सर, बच्चों के सर कोई सवाल होंगे मैं आपको मेल पर जरूर पूछूंगा, और आप वॉइस रिकॉर्ड करके सर आप मेरे को भेज दें अगर व्हाट्सएप पे, मैं बच्चों तक वो मैसेज भेजूंगा। मैंने ना जब आपने मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, जो सहारनपुर में प्ले किया था, हाँ जी सर। उसमें मैंने एक ही बात बच्चों से बोली थी कि भाई मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोग, बच्चों के लिए था कि आप सब लोग बहुत अच्छा इंसान बनेंगे और जिंदगी में तरक्की भी बहुत करोगे, लेकिन एक बात की याद रखना, जैसे कोड योगी ने आपका हाथ पकड़ा है, ऐसे आप भी और लोगों का पकड़ना। तो ये बात कभी भूलना नहीं। आज आपको लग सकता है कि अभी तो मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ किसी और का हाथ पकड़ूं, लेकिन कल को इस पोजीशन में भी आ जाओगे जब लोगों का हाथ पकड़ना के काबिल होगे, तब पकड़ना जरूर। इट विल मेक यू हैप्पी। थैंक यू। जी सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच बच्चों, यू वर नाइस इन दिस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।